धर्मदेव किशोरी मलानंद, जिसे दुनिया देव आनंद या देवानंद के नाम से जानती है, भारतीय सिनेमा का वो स्टार हैं जिनके बिना भारत में सिनेमा की कहानी अधूरी रहेगी। आज हम उनकी जिंदगी के उस पहलू पर बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद से बहुत प्रभावित थे। दोनों भाइयों ने मिलकर नवकेतन बैनर की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वे आगे चलकर अलग हो गए? क्या इसमें देव आनंद की भाभी उमा आनंद की भी कोई भूमिका थी? नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। देव आनंद हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े आइकन में से एक है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनसे प्रभावित होकर कई नौजवान सिनेमा में आए। उनके योगदान के लिए उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिला। देव आनंद खुद को बहुत प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि कई बार लगता था अपनी फिल्मों में सिर्फ वही है। उन पर कई बार यह आरोप भी लगा कि वो बहुत आत्मबुद्ध यानी नार्सिसिस्ट हैं। बात काफी हद तक सही भी है। खुद देव आनंद भी अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ की भूमिका में इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। वे लिखते हैं, कुछ मौकों पर आत्ममुग्ध होने का आरोप मुझ पर लगाया गया। यह एक ऐसा आरोप है जिसका जवाब मुझे आगे बढ़ने से पहले देना चाहिए। शायद जिन लोगों ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मेरा ध्यान जुनूनी रूप से मुझ पर केंद्रित है, वह एक तरह से सही है, क्योंकि मैं देव आनंद निश्चित रूप से जो कुछ भी करता और कहता हूं उसका केंद्र बिंदु मैं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आलोचक इसके पीछे के कारण को नहीं देख पाते हैं कि एक लोकप्रिय स्टार के रूप में देव आनंद की छवि उनके लाखों प्रशंसकों के लिए एक देवता की तरह है। उस छवि का सम्मान करने के लिए मुझे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में खुद को सर्वश्रेष्ठ के रूप में पेश करना होगा, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति खुद को अधिक उपलब्धियों के लिए प्रेरित नहीं करता, वह अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रेरित कर सकता है। मजेदार बात यह है कि देवानंद का लक्ष्य फिल्मों में काम करना नहीं था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में बीए करने के बाद वे मास्टर्स करना चाहते थे और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना चाहते थे। वे एकेडमिक वर्ल्ड में जाना चाहते थे, उसमें नाम करना चाहते थे। वे आईसीएस, जिसे आज आईएएस कहा जाता है, बनकर देश के इलीट वर्ग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके बीए करते उनके पिता किशोरीमल आनंद, जो गुरदासपुर के एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। वे देव आनंद को आगे पढ़ा पाने में और अपने दूसरे बेटे की तरह विदेश भेज पाने की स्थिति में नहीं थे। लिहाजा उन्होंने देव आनंद को कहीं नौकरी ढूंढने के लिए कहा। देव आनंद के सपने अचानक बिखर गए। उनके सामने क्या करे क्या ना करे वाले हालात पैदा हो गए। लेकिन अभी भी फिल्मों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी में जाने की कोशिश की, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देवानंद आईसीएस नहीं बन सके, कैम्ब्रिज पढ़ाई के लिए नहीं जा सके, नेवी में भी उनका चयन नहीं हुआ। उनके सपने टूट गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को फिर से उड़ान दी और 1943 की गर्मियों की चिलचिलाती दोपहरी में एक दिन वो महज 30 रुपए की पूंजी के साथ अपने नए सपनों की नगरी मुंबई, जो अब मुंबई कहलाती है, वहां जाने के लिए फ्रंटियर मेल में बैठ गए। ये वही फ्रंटियर मेल थी जो सिनेमा के जुनून में गिरफ्तार कई नौजवानों को माया नगरी लेकर आई थी। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर भी उनमें से एक थे। संयोग देखिए कि बाद में इसी देव आनंद, राज कपूर और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की तिकड़ी ने भारतीय सिनेमा में 50 और 60 के दशक में राज किया। ऐसी तिकड़ी फिर 1970 के दशक में देखने को मिली,
जब 1942 में पैदा हुए राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। और फिर नई सहस्राब्दी यानी नए मिलेनियम में 1965 में जन्मे 3 खानों शाहरुख, आमिर और सलमान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने जलवे बिखेरे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं देवानंद की। जब फ्रंटियर मेल से देवानंद मुंबई पहुंचे तो उनसे 2 साल बड़े भाई चेतन आनंद उन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। चेतन देहरादून स्थित देश के प्रसिद्ध दून स्कूल में अध्यापक थे और छुट्टियां बिताने के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आए थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को बाहों में भर लिया। वहां चेतन आनंद ने देव को विक्टोरिया में बैठाया और अपने फ्लैट की ओर ले चले। रास्ते में देव मुंबई को हैरानी से देखते रहे। देव आनंद के संघर्ष के दिन शुरू हो चुके थे। वे फिल्मकारों से फिल्मों में काम मांगने के लिए दर दर भटक रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दुर्लभ स्टाम्प कलेक्शन तक उन्हें बेचना पड़ा। जीविका चलाने के लिए उन्हें सेंसर डिपार्टमेंट में नौकरी करनी पड़ी। उनका संघर्ष रंग लाया और प्रभात फिल्म कंपनी की हम एक हैं में उन्हें ब्रेक मिल गया। निर्देशक थे पीएल संतोषी, जो राजकुमार संतोषी के पिता थे। वही राजकुमार संतोषी जिन्होंने सनी देओल के साथ घायल, घातक और दामिनी जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। हम एक हैं 1946 में रिलीज हुई, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद की फिल्में भी 1947 में रिलीज हुई आगे बढ़ो, 1948 में रिलीज हुई विद्या भी असफल रही। इसी फिल्म के सेट पर देव आनंद और सुरैया में नजदीकियां बढ़ी थी और बाद में दोनों फिल्म जगत की सबसे मशहूर जोड़ी बन गए। हालांकि दोनों के प्यार के बीच में धर्म की दीवार खड़ी हो गई और उनका प्यार अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। खैर, देव आनंद ने सफलता का स्वाद चखा 1948 में ही आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी से, जिसके निर्देशक थे शाहिद लतीफ, मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई के पति। फिल्म की नायिका थी कामिनी कौशल। इस फिल्म की सफलता के बाद देवानंद की गाड़ी चल पड़ी। वे लोगों के चहेते स्टार बन गए। उधर चेतन आनंद भी निर्देशक के रूप में करियर बनाने के लिए दून स्कूल की नौकरी छोड़कर अस्थायी रूप से मुंबई आ गए। 1946 में उनकी एक फिल्म आ चुकी थी, नीचा नगर। इस फिल्म को खूब प्रशंसा मिली। कॉन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी। दरअसल विदेशी फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी, लेकिन फिल्म को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। बल्कि प्रसिद्ध फिल्म डाटाबेस IMDb के मुताबिक यह फिल्म भारत में तो रिलीज ही नहीं हो पाई। देवानंद ने अपनी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया है। चेतन निराश थे। देवानंद ने अपने बड़े भाई, जिन्हें वह चेतन भाईजी कहते थे, उनकी निराशा देखी और उनके लिए कुछ करने का फैसला किया, वो भी अपने बड़े भाई को बताए बगैर। वे अपने एक प्रोड्यूसर के पास गए और उससे कुछ पैसों की मदद मांगी। इसके बाद देवानंद ने अपने भाई से कहा कि हम दोनों साथ काम करेंगे। आप निर्देशक होंगे, मैं हीरो, हीरोइन होंगी सुरैया। चेतन हैरान रह गए और साथ ही बेहद खुश भी। चेतन ने खुशी से छोटे भाई देव को गले लगा लिया और इस तरह नवकेतन बैनर की शुरुआत हुई। 1950 में नवकेतन की पहली फिल्म आई अफसर, जो रूसी साहित्यकार निकोलाई गोगो के एक नाटक द इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित थी। फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन नवकेतन का कारवां चल पड़ा। देव आनंद को लेकर नवकेतन के लिए चेतन ने कई फिल्में डायरेक्ट की। इस बैनर के निर्देशक के रूप में फंटूस उनकी आखिरी फिल्म थी। दरअसल नीचा नगर जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद देवानंद के स्टार इमेज में फंस गए थे। वे अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए जैसी फिल्म बनाना चाहते थे, वह देवानंद की स्टार इमेज के साथ संभव नहीं थी और ये बात उनके मन में कहीं न कहीं बैठ गई थी। वैसे दोनों भाइयों के बीच थोड़ा सा मतभेद फिल्म आंधियां के समय हो गया था।
देवानंद ने रोमांसिंग विद द लाइव में लिखा है, आंधिया में मेरा जो किरदार लिखा गया था वह मेरे स्टारडम के हिसाब से नहीं था जो मैंने फिल्म बाजी से हासिल किया था। फिर भी देवानंद को अपने भाई पर पूरा विश्वास था। फिल्म में कुछ कोर्ट रूम सीन थे जिन्हें लंबा होने की वजह से चेतन ने काट दिया था। देवानंद ने उन दृश्यों में बहुत मेहनत की थी। देवानंद को यह बात बुरी लगी और फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। दोनों बहुत समझदार और संवेदनशील इंसान थे, इसलिए दोनों के बीच में कटुता नहीं आई। बात आई गई होगी, लेकिन चेतन आनंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे अपना अलग मुकाम बनाने की कोशिशों में लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी उमा आनंद, जो एक बड़ी पत्रकार और लेखिका थी, उनको एक चिट्ठी में लिखकर ये बात बताई। लिफाफे में डालने से पहले उन्होंने चिट्ठी को डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। संजोग से देवानंद की नजर इस चिट्ठी पर पड़ गई। इसमें चेतन ने लिखा था कि वो इस बैनर यानी नवकेतन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या देव है। देवानंद को बहुत दुख हुआ कि वो अचानक चेतन के लिए समस्या बन गए हैं। देवानंद जानते थे कि अब इस मसले पर दोनों भाइयों का जल्दी ही आमना सामना होगा। देव इस भावनात्मक क्षण के लिए तैयार थे कि किसी दिन उनके चेतन भाई जी नवकेतन से बाहर निकल जाएंगे, जिसे दोनों भाइयों ने अपने जुनून से खड़ा किया था, बड़ा किया था और अपनी मेहनत से सींचा था। और वो दिन आ भी गया। चेतन ने नवकेतन छोड़ दिया। उनकी जगह छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी ने ले ली। गोल्डी, जो बचपन से ही अपने बड़े भाई देव के बेहद चहेते थे, उन्होंने गाइड, ज्वेल थिप जैसी कई शानदार फिल्में दी। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। देव साहब के अनगिनत किस्से हैं, उन्हें एक वीडियो में बता पाना असंभव है, तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे देव आनंद अमेरिका की एक हसीना के लिए पागल हो गए थे। जुड़े रहिए वॉच ओवर इंडिया से पुराने जमाने के मजेदार किस्से सुनने के लिए। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के साथ। नमस्कार।